प्रयागराज की बात विकास को लेकर तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयाग है, यहां धर्म की ध्वजा निकलती है। यमुना आकर यहीं गंगा से मिलती है। संगम की ये रेत है, साधुओं सिद्ध फकीरों की। ये प्रयोग की भूमि है, नहीं ये महज लकीरों की। महाकुंभ का योग यहां वर्षों पर बनता है। गंगा केवल नदी नहीं, ये सृष्टि नियंता है। यमुना जल में सरस्वती वाणी में मिलती है। और चूंकि अभी कुछ देर पहले शिक्षा को लेकर जब हम जान रहे थे यहां के तमाम लोगों से कि क्या कुछ उनकी राय है शिक्षा के विकास में, तो हमारी भी कोशिश यही रही कि सरकार से उन्हें क्या उम्मीदें हैं, ये बात हम भी आगे तक पहुंचाए। अब अगले पैनल का परिचय आपसे करा देती हूं। हमारे साथ प्रयागराज के आईजी होंगे केपी सिंह, साथ ही हमारे साथ प्रयागराज के एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी होंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का, आप प्लीज मंच पर आइए। और हम यहां से ये जानेंगे कि अब प्रयागराज को लेकर चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या फिर तमाम मुद्दे, क्या कुछ राय है, इन सभी की ये जानने की हम कोशिश करेंगे। केपी सिंह जी, आपको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूं, आप प्लीज मंच पर आइए। और इसके साथ साथ सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी हैं हमारे साथ, प्रयागराज के एसएसपी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की चुनौतियां हैं इस वक्त और कैसे हमें कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। ये तमाम चीजें जो हम यहां से जानने की कोशिश करेंगे प्रयागराज के आईजी से भी और प्रयागराज के एसएसपी से भी। ओवर टू यू राम। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा आपका। और अब तक हम अलग अलग सेक्टर्स के लोगों से बात कर रहे थे। जिस क्षेत्र में जिस किसी का भी योगदान है, लोग कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। और जब हम संगम की नगरी में बैठे हैं तो जहां से जिसका भी योगदान है वो सराहनीय है। और अगर किसी जगह को, किसी क्षेत्र को आगे बढ़ना है तो सबसे जरूरी है सुरक्षा व्यवस्था, वहां की कानून व्यवस्था। आपने अगर 4 पैसे कमाए ईमानदारी से तो 4.25 ना हो जाएं, और बेईमानी से आप 5 कमा ना लें, इसका भी ध्यान रखा जाए। तो यह व्यवस्था बनाने का काम पुलिस महकमे के ऊपर है। और इस जोन के, इस क्षेत्र के 2 बड़े सीनियर अधिकारी इस वक्त हमारे साथ मंच पर हैं। हम आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मंच पर। एसएसपी साहब के नाम के आगे सर्वश्रेष्ठ लिखा हुआ है और केपी सिंह साहब ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। केपी सिंह साहब के पास व्यवस्थाएं यहां तब भी थीं जब कुंभ का आयोजन हुआ, और मैं बतौर रिपोर्टर यहां पर कुंभ को कवर करने के लिए भी आया, कुंभ स्नान भी किया। और वो व्यवस्थाएं जो पूरी दुनिया के लिए एक रिसर्च का विषय हैं कि इतना बड़ी तादाद में क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाए, लोगों को व्यवस्थित कैसे किया जाए। उसी वक्त में आपको अपराध भी रोकना है, आपको पॉकेट मार भी पकड़ने हैं, आपको व्यवस्थाएं भी बनानी है, आपको ट्रैफिक भी मैनेज करना है, और लोगों को असुविधा ना हो इस बात का ख्याल भी रखना है। साधु संतों की अलग उनके प्रोटोकॉल होते हैं। जितने प्रोटोकॉल हो सकता है चीफ मिनिस्टर के ना हो, उतने प्रोटोकॉल साधुओं के होते हैं कि अगर बाबा जी नाराज हो गए तो कठिनाई बहुत होगी, तो वो भी बना के चलना है। वो सारी चीजें अगर व्यवस्थित की हैं तो केपी सिंह साहब ने किए हैं। और सर्वश्रेष्ठ जी इस वक्त जब कानून व्यवस्था देख रहे हैं तब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ पर जो लोग बैठे थे उन्होंने भी इस बात की तारीफ की। मैंने स्पेसिफिकली ये सवाल पूछे उनसे कि आप कानून व्यवस्था को कैसे रेट करते हैं, बोले बहुत सुधार है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल सर्वश्रेष्ठ जी से, क्योंकि आगे नंबर तो आला अफसर देंगे, पहले एसएसपी साहब से मैं बात कर लूँ। ये प्रयागराज की मूल दिक्कतें जब आपने चार्ज लिया क्या थी, और इस वक्त तक किन किन चीजों को लेकर आपका फोकस है, काम कर रहे हैं? जब हमने ज्वाइन किया था प्रयागराज में, उसमें प्रयागराज में एक साथ काफ़ी सारी दिक्कतें थी। सबसे पहले दिक्कत तो ये थी कि पुलिसिंग को लेकर के जो एक मोराल था पुलिसिंग का, उस स्तर का नहीं था। अचानक में कुछ विशेष परिस्थितियां यहाँ पर थी। इन सब के बीच में हमने पुलिस के मोराल को आगे बढ़ाना, पब्लिक से उनकी समस्याओं को जानना समझना, समय से उसका निस्तारण करवाना। इसके अलावा जो हमारे उस समय कोविड को लेकर के जो गाइडलाइंस चल रही थी, उन गाइडलाइंस का पूरी तरह से अनुपालन कराना। क्राइम के फील्ड पे भी, क्राइम भी बढ़ा हुआ था उस समय।
लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी उस समय कुछ न कुछ सामने आती थी। तो इन सब चीज़ों पर हमने सीनियर ऑफिसर से गाइडेंस लेते हुए, पब्लिक से, ख़ास तौर से प्रयागराज में यहाँ पर काफ़ी सारे सीनियर्स हैं, अलग अलग फील्ड के जो लोग हैं, मीडिया के सीनियर्स हैं, जिनके पास प्रयागराज के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं, जो लोग हमें समय समय पर मार्गदर्शन भी देते हैं, गाइड भी करते हैं। उन सब से बातचीत करने के बाद से हमने पुलिसिंग के लिए एक तरीका हमने अपना निकाला, जिससे हम लोग क्राइम पर भी कंट्रोल पालें, लॉ एंड ऑर्डर को भी कंट्रोल करें, और पीपल्स फ्रेंडली जो कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं कि पुलिसिंग किसके लिए, जिनके लिए हम पुलिसिंग कर रहे हैं उनको भी हम कॉन्फिडेंस में लेकर के आगे बढ़ें। तो इस तरह से हमने एक रोड मैप तैयार किया। उसी रोड मैप पर हम चले, सीनियर ऑफिसर्स की गाइडलाइन थी, आप सबका सहयोग था, हम आगे बढ़े और हमें बेहतर रिजल्ट मिला। बिल्कुल। कविंद्र जी, ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक गवर्नमेंट जो इस वक्त चल रही है वो अपने 4.5 साल, हालांकि आपको उससे बहुत मतलब नहीं होता कि किसके 4.5 साल हैं, किसके 5 हैं, आपका तो काम सतत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मेरा सवाल लेकिन ये है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, उस पे लगाम लगी है, तो कैसे इसको आप लोगों ने अचीव किया है? क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं एक तस्वीर कि भाई अवैध संपत्ति है तो बुलडोजर चल रहा है, जिसको इस सरकार ने बार बार प्रमोट भी करने की कोशिश की कि देखिए आप अवैध काम करेंगे, अवैध निर्माण करेंगे, दूसरों को सता के अपनी बिल्डिंग बनाएंगे तो टूटेगी। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे कैसे लगाम लगी है? क्योंकि यहाँ के बड़े बड़े माफिया अच्छे लोगों से ज्यादा माफिया मशहूर हो गए यहाँ के। बहुत अच्छी बात कही आपने। जी जी, बोलिए आप। कौन है? जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ये देखिए, लगातार एक तो सबसे पहले जब ऑर्गेनाइज क्राइम पे बात होती थी तो ये देखा जाता था कि हम लोग अलग अलग काम करते थे। पुलिस अलग काम करती थी, इनकम टैक्स अलग काम कर रहा है, प्रशासन अलग कर रहा है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ अलग करती थी। तो जब सारे लोगों ने इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाया, सारे लोगों ने मिल के काम किया कि अगर वो डेवलपमेंट अथॉरिटी से चीज़ें पास नहीं हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी है, इलीगल एसेट्स हैं जो उन्होंने एक्वायर किया है, तो गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई जो पुलिस को करनी थी, तो जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ थी, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ थी, पुलिस थी, और कुछ हद तक हम लोगों ने इनकम टैक्स और ईडी को भी शामिल करने की कोशिश की कि सारे डिपार्टमेंट जो इस तरह के इलीगल एक्टिविटीज़ को कंटेन करने में अपना योगदान देते हैं। हाँ, हेलो जी, यस। तो जो सारे लोग इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में जिनका रोल है, वो सारे लोग मिलके काम किए। साथ साथ प्रोसिक्यूशन है, जेल अथॉरिटीज़ हैं, तो प्रोसिक्यूशन ने, जुडिशरी है, उससे सारे जो एक हम लोगों का मॉनिटरिंग सिस्टम है, सारे लोगों ने मिलके काम किया और उसका ये रिज़ल्ट रहा कि जो भी माफियाज हैं, जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं लोग, उनका पूरा का पूरा नेटवर्क या तो जेल में है या तो वो लोग इन चीज़ों से अब दूर हुए हैं। और लगातार ये कार्रवाई हम लोग लगातार मॉनिटर करते रहे। एक एक केसेस को मॉनिटर करना, एक एक प्रॉपर्टीज़ का डिटेल निकालना, फिर उसके बारे में रिपोर्ट करना, उसको अटैच करना, या उसको अगर वो गलत बनी है तो उसको गिराने की कार्रवाई। और साथ साथ ये कि लोगों में ये मैसेज जाए कि ये ठीक काम हो रहा है, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना कि नहीं ये गलत नहीं है, इन लोगों ने गलत तरीके से इसको एज्यूम किया है, इसको खड़ा किया है। तो ये एक जो पीपल्स परसेप्शन था उसको साथ में लेकर के, और एक साथ मिल करके एज अ टीम जो कार्रवाई हुई, और सारे लोग जेल में है, बेल नहीं हो रही है, तो ये एक अच्छा रिजल्ट लोगों को लगा कि नहीं ये रूल ऑफ लॉ जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। जहाँ पर अब ये कभी भी शिकायत नहीं मिलती कि कोई काम कर रहा है। कोई कुंभ में मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, बहुत बड़े बड़े काम हुए, लगभग 2700-2800 करोड़ रुपए के तो स्टेट के बजट से कार्य हुआ, लेकिन उसमें कहीं भी ये शिकायत नहीं है कि फलाने पैसा मांग रहे हैं, फलाने किसी को काम में अवरोध डाला जा रहा है। कहीं भी इस तरह की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रूप सामने नहीं आया। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट मैं कहूँगा कि जो हमारी टीम थी, हमारे एसएसपी हैं, डीएम हैं, जो हमारे प्रोसिक्यूशन के लोग हैं, जो हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अधिकारी थे, तो सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और आज ये लगता है कि हम लोग इस प्रयागराज में जो सभी लोग फील करते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, कहीं किसी को कोअर्सन नहीं फील कर रहे, कोई को इस तरह का फोर्स नहीं है कि ये काम क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो।
तो एक अच्छी फीलिंग है, और लगता है कि रूल ऑफ लॉ जो है इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है जी। सर्वश्रेष्ठ जी, ये माफिया के ऊपर कार्रवाई की बात हुई, ऑर्गेनाइज पे रूटीन क्राइम को लेकर क्या आप लोगों का अप्रोच है? उसमें भी कमी आई है, लेकिन अप्रोच किस तरह का है? क्योंकि कई जगह से आरोप, देखिए पुलिस डिपार्टमेंट है तो आप लोगों को सरकार और विपक्ष के बीच में झूलना पड़ता है। जो विरोधी दल होते हैं वो अपने अलग तरह से कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो जो रूटीन क्राइम है मूल रूप से आम जनता को दिक्कत, रिस्पांस सिस्टम और हमारी रिस्पांसिबिलिटी लेनी, ये दोनों हम लोगों ने इस पर वर्कआउट किया है। पुलिस को भी हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, पब्लिक के साथ भी हमारा बिहेवियर, हम उनके बीच में जाते हैं तो पुलिसिंग के बारे में और सामान्य पुलिसिंग, बेसिक पुलिसिंग के बारे में हम लोग पब्लिक से भी बातचीत करते हैं। तो हमारा जो एक इंटरैक्टिव सेशन रहा है पब्लिक के साथ जुड़ने का, कम्युनिटी पुलिसिंग के द्वारा या अन्य माध्यमों से हम लोग पब्लिक के साथ जुड़ते हैं, तो उनको हम बेसिक पुलिसिंग के बारे में और पुलिस उनकी किस तरह से मदद कर सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। इससे हुआ क्या है कि जो रिस्पांस सिस्टम है हमारा बढ़ा है, रिस्पांसिबिलिटी लेने की जो हमारी मन में है कि हमें काम करना चाहिए, पॉजिटिव वे में काम करना चाहिए, वो चीज़ बढ़ी है। इससे क्या हुआ है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम हमारे यहाँ बढ़ा है। हम लोग, वर्किंग ऑफ क्राइम बंद है, कोई भी क्राइम हो उसका हम लोग रजिस्ट्रेशन तुरंत करना चाहते हैं। हमारे पास जन सुनवाई के सिस्टम बढ़े हैं, अलग अलग तरीक़ों से हमने जन सुनवाई की है, नए नए अभिनव प्रयोग भी किए हैं। इस बीच में एक प्रयोग मैं आपको बताऊं, चूँकि हम लोगों ने देखा कि कोरोना के कारण बहुत सारे लोग हैं जो लोग यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के भी लोग हैं जो लोग घर से अपनी बात कहना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो देश में हैं या विदेश में हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कुछ जो अभी टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स है कोरोना के लेकर के, लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए भी हमने एक वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी उपलब्ध कराई है कि हम लोग उनकी बात को सुनेंगे और समयबद्ध निस्तारण करेंगे। तो जो कॉन्टीन्यूअस पब्लिक से जुड़ना, उनकी बातों को सुनना और समय समय पर उनका निस्तारण करते रहना, उनको बताते रहना, रिस्पॉन्सिबल पुलिस तैयार करना, सिस्टम तैयार करना, ताकि उनकी समस्याओं का निस्तारण होता रहे। इसी के साथ ही आपने माफिया की बात की। माफिया सिस्टम पर भी हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, या तो माफिया सिस्टम हो या फिर किसी भी तरह के क्राइम हो, या तो इतनी निरोधात्मक कार्रवाई करना कि क्राइम ना हो, और अगर क्राइम हो गया तो किस तरह से उसको डिटेक्ट किया जाए, इसकी हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग अपने डिपार्टमेंट को भी ट्रेन करते रहते हैं, पब्लिक से भी सपोर्ट सिस्टम लेते रहते हैं। ख़ास तौर से यहाँ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कैमरेज हमारे पास बहुत हैं, उनका भी हम उपयोग कर रहे हैं। हमारे व्हीकल्स में जो जीपीएस सिस्टम है उनका उपयोग कर रहे हैं, सर्विलेंस सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। पब्लिक के बीच में मूव करना, पब्लिक से हम लोग डायरेक्ट फिजिकल उनसे बातचीत करना, उनसे इंटेलिजेंस भी लेना, उनसे सपोर्ट भी लेना, और उनसे पूछना कि किस तरह की पुलिसिंग आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, उनसे भी बातचीत करना। यहाँ के जो लोग हैं, जो सीनियर्स हैं, जैसा मैंने पहले बताया, उनसे बातचीत करना, जो यहाँ की पुलिसिंग को जानते हैं, जो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट्स के कैरेक्टर को जानते हैं कि लोग यहाँ क्या चाहते हैं। तो सबसे मिलजुल करके हम लोग एक ऐसी व्यवस्था बनाने में सफल हो रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं कि जो व्यवस्था बहुत ही सही हो, सटीक हो, कामयाब हो, जिससे प्रयागराज में क्राइम रेट कम हो और ऐसे लोग जो क्रिमिनल्स हैं वो डिमोरलाइज्ड हों। उनको हम लोग ऐसा कोई भी अवसर नहीं प्रदान करेंगे कि उनको लगे कि प्रयागराज में आके क्राइम किया जा सकता है। हम लोग हमेशा ये कोशिश रहती है कि प्रयागराज में जो भी क्रिमिनल्स हैं या तो क्राइम करना बंद करके कुछ और काम करें, नहीं तो जेल के अंदर जाएं। बहुत सीधी सी बात है हमारे लिए, इस पर हमारे मन में कोई दुविधा नहीं है। हमारी कार्रवाइयाँ इतनी सख्त होंगी, इतनी तगड़ी होंगी, और कि क्रिमिनल्स के लिए हम अवकाश, कोई मौका ऐसा नहीं देंगे। साथ ही पब्लिक को हम हमेशा ऐसा मौका देंगे कि अपने आप को खुशहाल महसूस करें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जहाँ भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। पुलिस हमेशा उनके लिए साथ है, उनके लिए कार्य करने को तत्पर है। इस काम के लिए हमारे डायल 112 की जो सर्विस है, इमरजेंसी सर्विस है, वो भी है, तुरंत कार्रवाई कर रही है। तो हम लोग एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ और मल्टी अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और चुनौतियां भी पिछले दिनों कम नहीं रहीं। जब कोरोना की पहली लहर आई तो अलग तरह की सिचुएशन थी, जब दूसरी लहर आई और जिसको कहिए कि वो अपने पीक पे थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश में आप लोगों की जिम्मेदारी ये थी कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अलग अलग तरीके से संपन्न कराएं और उसमें पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी भी निभाएं, अपनी भी सुरक्षा करें, दूसरे की भी सुरक्षा करें। और तीसरी चुनौती मैंने ये देखी कि जब व्यवस्थाएं कोलैप्स कर रही थीं, तब शवों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी भी
पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर आ गई, जो उनका मूल काम नहीं है। बहुत से ऐसे काम हैं जो उनके मूल काम नहीं है, लेकिन बन जाते हैं कि भाई आपको ही करना है और आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो केपी सिंह साहब, इन चुनौतियों में कैसे आप अपनी टीम को बूस्ट करते रहे और कितना सपोर्ट आपको कांस्टेबल से लेकर हेड कांस्टेबल, हर थाने का, हर चौकी का मिला है आपको? नहीं, ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि जो सेकेंड फेज था, एक तो इतनी जल्दी ये इन्फ्लेट किया, इतनी जल्दी इन्फ्लेट किया कि उसकी तैयारी और प्रॉब्लम्स थी कि कुछ हम समझ में नहीं आ रहा था। और उसी बीच में हमारी फोर्सेज, अगर मैं प्रयागराज मंडल की बात करूं तो सभी लोगों को चारों जिलों में जाना था। पहला फेज यहाँ पे प्रयाग में था 15 को, फिर 19 को था, फिर 24 को था, फिर 27 को था, और फिर उसके बाद काउंटिंग थी। लगातार अप्रैल महीना जब पीक पे था तो हमारी सारी फोर्सेस घूम रही थी। तो सबसे बड़ी बात थी कि हम इस बात को लेकर चिंतित थे कि हमारे लोगों को कुछ ना हो जाए। तो एक तो ये था कि उनका वेलफेयर देखना। हम लोगों ने सभी एसपी से कहा था कि भाई जहाँ भी जा रही फोर्सेस, उनको थोड़ा ध्यान रखना, सॉफ्ट पैडलिंग करना है, क्योंकि एक तो वो ऐसे ही ओवर स्ट्रेस्ड हैं और साथ में कोरोना का ये एक संक्रमण है। तो ये एक बहुत चिंता थी। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, और यहाँ जितने भी ऑडियंस हैं, मैं शेयर भी करना चाहता हूँ कि जब पहला चरण था कोरोना का, तो उसमें हमारी डेथ हुई थी 5 लोगों की, पूरा हो गया। हमने देखा था तो लगभग पहली बार जो इन्फेक्शन था फर्स्ट चरण में, वो करीब 800 लोग इन्फेक्ट हुए थे और दूसरी बार केवल 70 लोग इन्फेक्ट हुए। और जो लोग भी इन्फेक्ट हुए, इतना टेंशन और इतने ओवर एक्सर्शन के बाद भी कोई डेथ नहीं हुई। 79 लोग कोरोना से अफेक्ट हुए और सारे लोग 10 से 12 दिन में ठीक हो गए। तो वैक्सीनेशन जो हुआ फ्रंट लाइन वर्कर का, इसने बहुत हेल्प की हमें, जो सेकेंड चरण की लड़ाई थी। दूसरी बात थी कि साथ साथ सारे नर्सिंग होम पे इतना प्रेशर था कि मुझे फ़ोन आता था कि यहाँ पे झगड़ा होने वाला, यहाँ पर आगे मरीज, जिनके मरीजों को होता था, मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं कई, तो उनका फ़ोन आता तो मुझे तुरंत इंस्पेक्टर साहब को कहना पड़ा, भाई भागिए, देखिए वहाँ 2 आदमी लगाइए। क्योंकि एक तो आदमी आता है और कुछ अगर उसको रिजल्ट नहीं निकला और कुछ ख़राब हुआ तो डॉक्टर्स पे, सबसे नर्सिंग होम पे सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी। लोग वायलेंस को पे उतारू थे। तो एक तो चिंता थी कि हर जगह पर हमारी प्रेजेंस हो, एक सिंबॉलिक प्रेजेंस ही हो और हम कनेक्ट रहें। अपनी ड्यूटीज़ लगातार इलेक्शन में, फिर काउंटिंग में 2 तारीख को काउंटिंग थी, तो उसके बाद किसी को, लोगों को घर पहुंचाना, लोग जो जीते हैं, कोई वायलेंस ना हो जाए गांव-गांव में। चूंकि ये पंचायत का इलेक्शन था, सबसे ज़्यादा क्रूशियल इलेक्शन है, सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो ओवर स्ट्रेच थे। साथ साथ ये भी था कि कोविड का पालन भी कराना है। लॉकडाउन और 16 के बाद जब तीसरा फेज आया तो शायद 27 या 28 से आया, जब लास्ट फेज आया तब लॉकडाउन की बात हुई। क्योंकि लॉकडाउन तब भी ये था कि किस तरह से चीज़ों को हम एजुकेट करके, अच्छा अब उसमें हम लोग इतना परेशान थे कि उनके साथ बहुत हार्श भी नहीं हो सकते थे। एक सॉफ्ट चेहरा रखना था कि नहीं तुम मास्क नहीं लगाओ, पकड़ो इसे बंद करो, ये बात नहीं हो सकती थी। लोग परेशान हैं, अपने पेशेंट को लेके जा रहे हैं। तो एक आपको बहुत ही सॉफ्ट पैडलिंग करनी थी, बहुत सॉफ्ट हैंडलिंग करनी थी कि भाई आप मास्क लगा लीजिए, नहीं चालान हमारी मजबूरी है। 1000 रुपये चालान हो गया, कोई के पास 1000 रुपये नहीं थे, रहते थे, तो 100 रुपये ही, एक सिंबॉलिक की 100 रुपये ही पे काटा वो होता था। हम लोग कहते कैसे शो करेंगे, हमारी मजबूरी थी कि हमें कहना था कि 1000 रुपये आपको काटना है और हम 100 रुपये काट रहे हैं। तो लेकिन तब भी एक रास्ता निकाला गया कि चलिए पुराने रिकॉर्ड्स के, पुराने रूल्स के आधार पर हम काट रहे हैं। मे नॉट बी लीगल, बट ये एक ऐसा था कि एक हमें ह्यूमन फेस रखना था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि ह्यूमन फेस के साथ साथ आप कोरोना में किस तरह से लोगों को सेंसिटाइज करेंगे। क्योंकि होता था कि बड़ी लापरवाही, भीड़ जमा हो रही है। कई बार पेपर के लोग भी हमारे मीडिया के बंधु रहते थे, तो कभी कभी होता है तो निगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करना ज़्यादा लोग देखते हैं जी, क्योंकि पॉजिटिव शायद दिखता ही नहीं। क्योंकि मैं तो कई बार कहता हूं कि हम लोग खड़े हैं चौराहों पे, कोई क्राइम नहीं हो रहा, इसका कोई असेसमेंट नहीं है। अगर कुछ हो गया तो होता है कि हाँ हो गया, लेकिन कितनी जगहों पे नहीं हुआ, हमारी प्रेजेंस से, हमारे किसी जगह बैठे रहने से, हमारे खड़े रहने से, हमारे किसी को चेक करने से क्या नहीं हुआ वो पता ही नहीं चलता। लेकिन जो हो जाता है वो होता है कि अरे ये तो हो गया। लेकिन सारी ऐसी चीजें जिसमें हमारा योगदान रहा है, शायद वो अनअसेस्ड रह जाता है। क्योंकि हम तो कहते भी हैं, मैं स्वीकार करता हूं, आप आगे कंटिन्यू कीजिए। हाँ। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कई जगह पर हमारी यानी मीडिया की कवरेज जरूरी होती है ताकि आप लोग जागे रहें। जी। और मैं आप लोग से मतलब सीनियर अधिकारी तक बात पहुंचती रहे कि किस थाने पे क्या हो रहा है। पॉजिटिव रूप में
हम लोगों ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम, चूंकि स्मार्ट सिटी है तो पहले से ही हम लोगों ने लगभग 204 पब्लिक प्लेसेस पे, हम लोग 206 जगहों पे हम लोगों ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए। तो उसका बखूबी इस्तेमाल हुआ कि रोज़ जैसे वैक्सीनेशन को लेकर के, मास्क को लेकर के, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के, तो एक अच्छे मैसेज आए कमिश्नर साहब ने, मैंने, डीएम ने, हमारे एसएसपी साहब ने। तो हम लोगों ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम का, हमारी प्रेस मीडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल ये इसलिए किया कि जो हम लोग जिनसे शेयर करते थे उसकी एक पॉजिटिव मैसेज आया। हमारी पुलिस फोर्सेस को भी हम लोगों ने बात किया, जब शुरू में सेकेंड फेज में तो इतना समय ही नहीं था कि हम लोगों को सर्व कर पाते, और उसमें ओपन अप भी था, काफ़ी चीज़ें ओपन थी। तो ये था कि हम जो चीज़ें जहाँ पर जिसको जिसकी मदद की ज़रूरत थी, हम जहाँ पहुँच सकते थे, जहाँ बात कर सकते थे, तो एक पूरा का पूरा ह्यूमन फेस पुलिस का बाहर आया। तो मैं ये कहूँगा कि मेरी पूरी टीम ने सेकेंड फेज में अपने को स्ट्रेस में डाल करके भी, ओवर स्ट्रेस होने के बावजूद, पूरे के पूरे पंचायत इलेक्शन के साथ साथ हमने कोरोना के में जो अपेक्षाएं थी, 1-2 बार मेडिकल कॉलेज में प्रॉब्लम हुई, हमारे पास फोर्सेस नहीं थी, फिर हमने कहीं से काट करके फिर उन लोगों को लगाया। हम 12-12 घंटे की ड्यूटियों में शिफ्ट लगाते रहे, 8 घंटे हमारे पास आर्मी नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें लोगों ने की और हमारी फोर्सेस ने हमारा साथ दिया। तो ये बड़ी बात है, ये एक सक्सेस स्टोरी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बिल्कुल, यकीनी तौर पर आप लोगों की छवि को असल में क्या है कि उसमें हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है कि गलत तरीके से कई जगह पे हो जाता है, कई आपके होते भी हैं, कई तरह के लोग हर सिस्टम में हैं, हमारे सेक्टर में भी हैं, कुछ हैं, लेकिन उनको दिखाना हमारी मजबूरी इसलिए है ताकि कोई दूसरे लोगों से सबक लें। आप लोग भी हमारी खबर पर चलने के बाद फिर कार्रवाई करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हमने कुछ तो पॉजिटिव किया है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि हर शहर का एक अलग तरह का कैरेक्टर होता है, और इसको जब हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी वाला जोन है, आगे फिर एक बार चुनाव में जाने की तैयारी है, तो वो अलग तरह की तैयारी आप लोगों को करनी पड़ती है। अभी भी आप उसी फेज से गुजर के आए हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि इतने बड़े ज़िले को जब आप देखते हैं, जिसमें आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला आपके पास अगर हो, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? आपको शहर भी देखना है, शहर का अलग मिजाज है, ग्रामीण क्षेत्र का अलग मिजाज है। ये बात आपकी सच है, चुनौतियां बहुत हैं, चुनौतियां यहाँ बड़ी हैं, और चुनौतियों का हमने कुछ सामना भी किया है। तो बेसिकली चुनौतियां हमें अवसर प्रदान करती है अपने आप को प्रूव करने का, और प्रयागराज की पुलिस इस समय इस दौर में है कि अपने आप को प्रूव करने के लिए तैयार है। सभी लोग समर्थ हैं, सभी लोग प्रयागराज की चुनौतियों के बारे में जानते हैं। हाँ, ये बात आपने जो पिछले को उस सवाल आपने पूछा था इसके पहले कि प्रयागराज में पुलिसिंग जो है या अन्य जगहों पर भी पुलिसिंग 2-3 पार्टों के बीच में फंस जाती है। जैसा आपने खुद बताया कि मीडिया का पार्ट है, राजनीति का पार्ट है, तो इसमें मेरी तरफ से भी ये निवेदन है कि हमारे ऊपर पुलिसिंग को लेकर के सामान्य तौर पर राजनीति ना हो, पुलिसिंग को लेकर के निगेटिव चीज़ ऐसे अप्रोच न बने कि जिससे हमें काम करने में सुविधा हो सकता है गलतियां होती हैं, हम लोगों से भी होती है, हम लोग सुधार करने का प्रयास करते हैं और आगे भी करेंगे। तो प्रयागराज में जो बेसिक जो पुलिसिंग हम जो लोगों ने शुरू की है, वो प्रयागराज की ही समस्याओं को हमने पढ़ा है, देखा है कि यहाँ पर किस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, कहाँ पर किस तरह की समस्याएँ हैं, उन समस्याओं का हमने आकलन किया है, और जहाँ पर जिस तरह की पुलिसिंग की ज़रूरत है हमने उस तरह की देने का प्रयास किया है। बिल्कुल, और हम अपने संस्थान की तरफ से आपको कम से कम ये आश्वस्त करते हैं कि हमारी भूमिका आप सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक भूमिका नहीं पाएंगे। जहां सुधार की आवश्यकता है वहां पे आपको सचेत करना हमारी जिम्मेदारी है, और जहां पे आपके काम बहुत अच्छे हैं उसको भी जनता के सामने लाना हमारी जिम्मेदारी है। और वो कोशिश भी हम, चाहे वो आपकी कांस्टेबल की हो, चाहे आईजी की हो, चाहे डीजीपी साहब की हो, वो प्रयास हम लगातार करते रहेंगे।